सो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज की क्लास ओबेसिटी के ऊपर उसका पार्ट 4 है, जिसको हम देखेंगे। थोड़ा सा हम पहले रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट की क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं ओबेसिटी से किस तरीके से कौन कौन सी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। उसके अलग अलग फैक्टर होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर है, लाइफ स्टाइल की वजह से है, और हम इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर मौजूद हार्मोन्स के बारे में हमने देखा था, जिसमें ग्रेलिन के बारे में देखा था, GLP-1 हार्मोन के बारे में देखा था, फिर हमने देखा था CCK एंड लेप्टिन के बारे में। तो ये चार हार्मोन जो है अलग अलग तरह से आपके भूख और तृप्ति दोनों का संतुलन बना के रखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपको कितना खाना है और कब आपको रुक जाना है। तो ग्रेलिन जो है ये स्टमक में बनने वाला हार्मोन होता है, जो आपके अंदर भूख पैदा करता है। और GLP-1 जो हार्मोन है ये पैनक्रियास को स्टिमुलेशन देता है, और इंसुलिन जैसे ही खाना आप खाते हैं ग्रेलिन आपका रिलीज होगा, आपको भूख लगेगी, आप खाना खाएंगे, और खाना जैसे ही अंदर पहुंचेगा तो GLP-1 एक्टिव होगा, और GLP-1 पैनक्रियास को बोलेगा कि इंसुलिन बढ़ाएं क्योंकि शुगर अभी स्पाइक होने वाला है। और लीवर को वह मैसेज देता है कि आपको ग्लूकोज और नहीं बढ़ाना है, तो ये ग्लूकागोन को कम करेगा और इंसुलिन को बढ़ाएगा, GLP-1। इसलिए इसका नाम है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड हार्मोन। तीसरा है CCK हार्मोन, जिसके फंक्शन आप सभी जानते हैं, और ये सेटाइटी हार्मोन है, यानी कि ये तृप्ति देने वाला हार्मोन है जहां पर आपको रुक जाना है। बाकी यह है गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेशन देता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेशन देता है। और लेप्टिन ये भी एक तरह का हार्मोन है जो फैट सेल्स के द्वारा बनाया जाता है, और ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि शरीर की जरूरत के हिसाब से कितना फैट आपको कंज्यूम करना है और कितना कहाँ पर आपको रुक जाना है। तो इन सब का एक मैकेनिज्म है। तो जैसे ही ऐसे इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ऐसे ही लेप्टिन के मामले में भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जो आगे जाके ओबेसिटी और डायबिटीज को लीड करता है। तो ये हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। और इन हार्मोन्स के बराबर फंक्शन के लिए हमने देखा था माइंडफुलनेस ईटिंग, यानी कि पूरी तरह से खाने में फोकस होते हुए अगर हम खाते हैं तो जो GLP-1 हार्मोन है, CCK है, ये प्रॉपर निकलेंगे और आपको सही टाइम पर तृप्ति का एहसास होगा। अगर हम फोकस्ड रहते हुए नहीं खाते हैं तो ये तृप्ति का एहसास नहीं होता है, और इस वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये सब जानकारी देख चुके थे। और उसके साथ हमने डाइट में भी देखा था कि किस तरीके से आप अगर प्रोटीन का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो प्रोटीन जो है इन हार्मोन्स के स्टिमुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम आगे देखते हैं ओबेसिटी का पार्ट 4। इसके जो मेन टॉपिक्स हैं ये मर्क मैनुअल से लिए गए हैं, और इसी में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं तो उनको हम कोलेबरेट करके समझने की कोशिश करते हैं कि को और किस तरीके से इसको आसानी से समझा जा सके। ठीक है, सभी लोग रेडी हैं? यस लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो हाइपोथैलेमिक कंट्रोल के बारे में हम देखेंगे। हाइपोथैलेमस इन सभी संकेतों को एकत्रित करता है और तय करता है कि भोजन बढ़ाता है। कौन से संकेत? जो लेप्टिन है, आपका ग्रिलिन वगैरह है, GLP-1 है, ये सब जो बातचीत होती है ये होती है आपके
वेगस नर्व के थ्रू, जो नर्व होती है वेगस नर्व, उसके थ्रू ही ब्रेन और गट का कनेक्शन की बातचीत चलती है। वेगस नर्व ही एक सबसे बड़ी क्रेनियन नर्व के तौर पर देखी जाती है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्ट को भी प्रभावित करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ डिसेंडिंग कॉलन को छोड़कर ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करती है। अगर किसी तरह से वेगस नर्व कमजोर हो जाए तो ब्रेन और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे ना तो सही टाइम पर भूख लगती है, ना ठीक से डाइजेशन होता है, ना तृप्ति मिलती। ये सारा एक इम्बैलेंस हो जाता है। और ये नियंत्रण कौन कर रहा है? भूख और प्यास का नियंत्रण करता है आपका हाइपोथैलेमस, जिसको आप सभी लोग जानते हैं। तो भोजन का सेवन बढ़ाने वाले एपेटाइट स्टिमुलेटिंग जो कारक हैं वो है न्यूरोपेप्टाइड बाय एगाउटी रिलेटेड पेप्टाइड। ये पेप्टाइड हैं, कोकेन है, एंड एम्फेटामाइन है, अल्फा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और एक्जिन है मेलानिन कंसंट्रेटिंग हार्मोन एमसीएच। और भोजन घटाने वाले जो कारक हैं वो है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच एंड यूरोकॉर्टिन। ये हम बाद में देखेंगे, अभी खाली बस ध्यान रखिए। सो इसमें मस्तिष्क विकार में अगर आ जाए, जो सिग्नल गड़बड़ी होगी, तो जैसे अगर हाइपोथैलेमस का ट्यूमर हो जाए, या हाइपर इंसुलिनिज्म हो जाए, या कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम जो है एड्रिनल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, जीएलपी 1 कम हो जाए, तो क्या होगा? इससे भूख कम होगी, ग्रेलिन बढ़ेगा, लेप्टिन में जो है संकेत देगा। ये लेप्टिन फैट का संकेत देगा। परिणाम स्वरूप इसमें गड़बड़ी की वजह से क्या हो सकता है? अगर मस्तिष्क का विकार होगा तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पर हाइपोथैलेमस में इन्फेक्शन हो जाए या ट्यूमर हो जाए, तो उससे भी भूख बढ़ सकती है, जिसकी वजह से ज्यादा आदमी जो है वेट गेन कर सकता है। फिर पेनक्रियाज का विकार के तौर पर अगर देखा जाए तो हाइपर इंसुलिनिज्म, पेनक्रियाज में किसी तरह का ट्यूमर बन जाए जो बीटा सेल को बार बार स्टिमुलेशन देता हो, तो जब इंसुलिन बढ़ेगा तो आपकी शुगर डिमांड बढ़ेगी। शुगर डिमांड बढ़ेगी तो आपको ज्यादा खाना पड़ेगा, और ज्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ेगा। फिर अगर क्रशिंग सिंड्रोम और हाइपोथायराइडिज्म है, जिससे क्या होगा? एक मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ेगा, जिससे कि बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और मोटापा हो जाएगा। फिर हार्मोन्स का नियंत्रण, अगर जीएलपी 1 डाउन हो गया, ग्रेलिन बढ़ गया, तो भूख बढ़ेगी, जिससे भोजन का सेवन का जो नियंत्रण है वो गड़बड़ा सकता है। मोटापे से जुड़े कुछ ईटिंग डिसऑर्डर होती हैं, जिनको हम अभी देख लेते हैं। तो इसमें है ईटिंग डिसऑर्डर में, एक है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि बार बार बहुत अधिक मात्रा में भोजन जल्दी जल्दी खाना, नियंत्रण खो देना, और बाद में फिर अपराध बोध या परेशानी महसूस करना। कई लोग इस समस्या से पीड़ित रहते हैं, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है? इसमें उल्टी या लेग्जिटिव जैसी प्रतिपूरक क्रियाएं यानी कंपनसेटरी बिहेवियर नहीं होती है। यह विकार महिलाओं और पुरुषों में दोनों में ही होता है, और 1 से 3% लोगों में ये पाया जाता है। और वेट मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें शामिल लोगों में 10 से 20% ये देखा गया है। तो अगर कोई बिंज ईटिंग डिसऑर्डर से परेशान है तो वह वजन में बार बार उनका घटना बढ़ना होगा, गंभीर मनोवैज्ञानिक तनाव होगा, और अक्सर गंभीर मोटापा का ये शिकार होते हैं। क्या है? बार बार बहुत अधिक मात्रा में भोजन लेना और जल्दी जल्दी खाना। कई लोग आप देखेंगे, आप बैठे हुए आपका आधा खाना खत्म ही हुआ है, उनका पूरा खाना खत्म हो गया, हाथ धो के वो फ्री हो जाते हैं। और कई लोग इतना नियंत्रण ही नहीं रख पाते अपने खाने पे, और बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं। फिर बाद में जब उनको
प्रॉब्लम होती है तो उनके अंदर एक अपराध बोध पैदा होता है कि गलती हो गई, या इस तरीके से जब पेट खराब हो गया तो बार बार ये चीज उनके साथ होती रहती है। तो ये इसको बोलते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। फिर होती है नाइट ईटिंग सिंड्रोम। इससे भी कई लोग पीड़ित होते हैं। तो व्यक्ति को सुबह भूख नहीं लगती, और जबकि शाम को अधिक खाना, हाइपरफेजिया, और अनिद्रा रहती है। नींद कम आएगी तो शाम को ये अधिक खाना खाते हैं, सुबह इनको भूख नहीं लगती है। तो व्यक्ति का 25 से 50% दैनिक भोजन रात के भोजन के बाद होता है। तो कई लोग आप देखेंगे नाइट ईटिंग सिंड्रोम के लोग नाश्ता हल्का करेंगे, लंच हल्का करेंगे, लेकिन डिनर बहुत हैवी करेंगे, बहुत ज्यादा हैवी। तो ये भी क्या है, एक मोटापे का बड़ा कारण। तो गंभीर मोटापे वाले लगभग 10% लोग इस सिंड्रोम से पीड़ित रहते हैं। कभी कभी नींद की दवाओं जैसे जॉल्पिडेम के उपयोग से भी ऐसा विकार विकसित हो सकता है। कुछ हल्के मामलों को ईटिंग डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रात्रिकालीन भोजन की आदत भी जो है वजन बढ़ाने में योगदान देती है। तो जब हम मोटापे या ओबेसिटी का ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट को ये बताना बहुत जरूरी होता है कि आपको टाइम से खा लेना है। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, मैक्सिमम 10 बजे तक आपको ले ही लेना है। किसी उससे ज्यादा जैसे आप लेट करेंगे तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, और जो है वजन बढ़ाता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी। तो यहाँ पर हमने शुरुआती दौर में सिर्फ मेन मेन चीजें देखी थी, अभी हम यहाँ पर उनको डिटेल्स में देखेंगे। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी ओबेसिटी की, जिसमें मेटाबॉलिक, अगर देखा जाए तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डिसलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन। परिणाम स्वरूप क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीज डेवलप हो सकता है। तो ये जोखिम उन लोगों में अधिक होता है जिनमें पेट की चर्बी अधिक होती है और ट्राइग्लिसराइड बड़े होते हैं, और परिवार में जो है हार्ट डिजीज की हिस्ट्री रही हो, किसी के दादाजी या पिताजी की, इस तरीके से। दूसरा है लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो ये भी जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, आगे चलकर ये सिरोसिस का कारण बनता है। और पित्ताशय की पथरी, गॉल स्टोन का जोखिम भी बढ़ता है। ये सब हम क्या देख रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन किस वजह से आ रही है, ये आ रही है आपकी ओबेसिटी की वजह से। तो क्या क्या ये हो सकता है, उनके बारे में हम यहाँ डिटेल में थोड़ा सा देख रहे हैं। फिर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जब आदमी बहुत अधिक मोटा हो जाता है तो यहाँ पर उसके गर्दन में भी जो है फैट जमा हो जाता है। पेट बहुत ऊंचा होने से जो है उसको जो गर्दन की चर्बी है तो उससे नींद में सांस रुकना, क्योंकि वो उसको दबाता है गले को, ट्रैकिया को, तो इसीलिए जो है स्लीप एपनिया हो जाता है, जिसकी वजह से जोरदार खर्राटे, दिन में नींद आना, थकान वगैरह रहती है। तो इसमें हाई बीपी, हार्ट डिजीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा बढ़ता है। हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम को आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। फिर मोटापा हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। तो इसमें सांस लेने में कठिनाई होती है, रक्त में CO2 का स्तर बढ़ना, जिसको हाइपर कैप्निया बोला जाता है, और हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी। फिर मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम क्या होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकल पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, जो आपके कार्टिलेज, टेंडन्स वगैरह वो वीक हो जाते हैं, क्योंकि अधिक वजन से क्या है, जोड़ों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे वहां पर फ्रिक्शन पैदा हो जाता है, और यही चीज आगे जाके फिर अर्थराइटिस का प्रॉब्लम का कारण बनती है। डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, तो त्वचा की मोटी परतों में पसीना और फ्लूइड जमा होने लगे। जैसे कोई आदमी मोटा हो जाता है तो टायर की तरह पेट बन जाता है, तो फिर वहां जो दरारें रहती हैं उन दरारों में पसीना आने से स्किन डिजीज हो जाती है, तो उससे फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होने से वो पसीना जो है इन्फेक्शन पैदा कर देता है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। फिर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर के तौर पर पुरुषों में जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट जाता है, और महिलाओं में PCOD का जोखिम बढ़ जाता है। अगला है कैंसर एंड वेस्कुलर रिस्क में जो है कॉलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये ओबेसिटी की वजह से इनका खतरा हो सकता है। फिर डीबीटी होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म।
पल्मोनरी एम्बोलिज्म को आप ऐसे समझिए, एम्बोलिज्म क्या रहता है, जैसे साइकिल का टायर रहता है तो एक जगह से घिस के वो फूल के बाहर आ जाता है, तो इसी तरह का एम्बोलिज्म ये होता है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा भी बढ़ जाता है। फिर साइको सोशल प्रॉब्लम। तो जब आदमी ओबेसिटी से ग्रसित होता है तो एक तो आत्मविश्वास की कमी, डिप्रेशन, फिर उसका फ्रेंड सर्कल भी वैसा बन जाता है कि कोई भी उनसे जो है जल्दी से घुलता मिलता नहीं। ये भी मोटापे का एक बड़ा कारण, मतलब मोटापे की वजह से ऐसा होता है। और जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसमें कमी देखी गई है। तो ये कुछ यहाँ पर समझने के लिए श्रेणी है, उनके एग्जाम्पल और उसके परिणाम। तो भोजन का विकार जो है, उसका उदाहरण भोजन विकार होने से बिंज ईटिंग, नाइट ईटिंग वगैरह से वजन बढ़ेगा और मानसिक तनाव। फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज से हृदय रोग बढ़ सकता है। फैटी लीवर, गॉल ब्लैडर स्टोन जिसकी वजह से सिरोसिस वगैरह होता है। फिर स्लीप एपनिया, आपने देखा कि यहाँ पर अगर फैट बहुत अधिक बढ़ जाता है या फिर पेट इतना बढ़ जाए कि डायफ्राम को दबाने लगे, तो ये स्लीप एपनिया का कारण बनता है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया या फिर जान जाने का खतरा भी रहता है। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो जोड़ों व त्वचा से संबंधित अगर रोगों में देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, और स्किन डिजीज में स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। प्रजनन संबंधी, पुरुषों में कम टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में पीसीओएस, जिसमें प्रजनन क्षमता घटती है। कैंसर भी हो सकता है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है, डीबीटी वगैरह भी होता है। और मनोवैज्ञानिक अगर प्रभाव देखें ओबेसिटी के, तो वो जो है डिप्रेशन या आत्मसम्मान में कमी, लोगों के बीच में ना जाना, इस तरीके की चीजें महसूस की जाती हैं। इसका डायग्नोसिस के बारे में हमने बीएमआई के बारे में पहले ही देखा था कि नॉर्मल जो बीएमआई है वो 25, 18 से 25 के बीच में रहना चाहिए। 25 से जैसे ही बढ़ के 29 तक होता है तो वो ओवरवेट हो जाता है। इसके लिए मैंने एक कैलकुलेटर भी बताया था जो आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं। फिर बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस होता है। स्लीप एपनिया के लिए स्लीप एपनिया टेस्ट होता है, उससे पता लगाया जाता है। और डायबिटीज, लिपिड प्रोफाइल, इनको देखने के लिए ब्लड टेस्ट होते हैं। तो अभी यहाँ पर डायग्नोसिस के बारे में ज्यादातर चीजें यही है कि उनका मेटाबॉलिक बीएमआई देखना है। तो अब इलाज किस तरीके से होगा, तो जो जो हमने कारण देखे हैं उस कारण के हिसाब से इलाज होगा। ट्रीटमेंट पे हम बाद में जाएंगे, पहले जो उनकी अलग अलग जो चीजें हैं जिनको मेंटेन आपको करना पड़ेगा, उन चीजों के बारे में देखते हैं। तो पहला है इसमें न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। अभी इसमें देखें तो नियमित और संतुलित भोजन करें, एक फिक्स टाइम कर लें, उस हिसाब से जो है नियमित यानी रोज, और संतुलित भोजन करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सब होना चाहिए। ये संतुलित भोजन होता है। फिर नाश्ता नहीं छोड़ना है, नहीं तो बाद में फिर ज्यादा कैलोरी, क्योंकि अगर नाश्ता आप स्किप कर देते हैं तो ग्रेलिन फिर ज्यादा मात्रा में बनेगा और फिर उस चक्कर में हम ज्यादा खा जाते हैं। ठीक है। तले, मीठे और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करना है। तले और मीठे और प्रोसेस्ड फूड से परहेज क्यों करना है? चैट में लिखकर बताइए, उससे क्या होगा अगर तले, मीठे और प्रोसेस्ड फूड लेंगे तो क्या होगा? फैटी लीवर। ओके। और क्या हो सकता है? सभी लोग बताइए, अवेलेबल हैं सभी लोग?
या मोबाइल रख के भूल गए? गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, यस। आप अपने को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए ना प्लीज। क्वेश्चन ये है कि तले हुए और प्रोसेस्ड फूड क्यों नहीं खाना है? तले हुए और प्रोसेस्ड फूड क्यों नहीं खाना है? जी। सर सबसे पहले तो फैट। उससे क्या होगा? और सर फैट से क्या होएगा? फैट से हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। हम्म। गोल ब्लैडर बेचारा अच्छे से काम नहीं करेगा, बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, फैट डाइजेस्ट नहीं होएंगे तो चेस्ट बर्निंग होएगी। बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी सर, एम्पल ऑफ वाटर में बहुत सारी। तो फिर ऐसे लोगों को कौन सा फैट खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए फैट के तौर पे? ऐसे लोगों को कौन सा फैट खाना चाहिए? या पूरा तेल बंद कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं सर, जैसे कोई कच्ची घानी के, जैसे कोई सरसों का तेल है वो खा सकते हैं, और अगर देसी अगर घी मिल जाता है तो वो उनको थोड़ा बहुत लेना चाहिए। ओके। सर उससे पहले उनके लिए उनका डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए? ये डाइजेशन तो अब जब फैटी लिवर और वही वही सारी चीजें हो ही गई है, खराब तो कर ही दिया है, अब क्या होगा। ठीक। तो हाँ डाइजेशन तो ये भी बिगाड़ दिया बात है। ना। जी। सो कम फैट, और इसमें जो है लो फैट, हाई फाइबर और हल्के कैलोरी वाले जो है आहार लेना चाहिए। सो इसमें मोनोसेकेराइड्स और इस तरीके के जो है तो चलेगी। तो हाई कैलोरी वाले जैसे डालडा वगैरह है, डीप फ्राइड जो होते हैं, उन चीजों से बचना है, और पाम ऑयल वगैरह भी नहीं बायो तक से। और सर बेस्ट डीआईपी डाइट, डीआईपी डाइट का सर बहुत अच्छा रोल है। बिल्कुल बिल्कुल, हेलो। डीआईपी डाइट भी बहुत ये अच्छा है, बहुत अच्छा जिसमें रोल करता है, बिल्कुल सर। जो कि आपका वजन के 10 गुना आपको वो लेना रहता है। जी, 10 गुना और 5 गुना के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो तले, मीठे और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करना। तले हुए क्योंकि उसमें डीप फ्राइड होता है, फैट ज्यादा होता है। मीठे, मीठे ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे तो लीवर जो है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा, और फिर बाद में उसको फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो कभी कभी लीवर की प्रोसेस बहुत ज्यादा होने लगती है, तो थोड़ा सा मीठा खाते हैं और बॉडी का वेट ज्यादा बढ़ता है। तो तले, मीठे और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करना है। कम फैट, हाई फाइबर और हल्के कैलोरी वाला जो है आहार लेना है। 600 किलो कैलोरी पर डे, इतना कम से कम। फिर प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट की जगह फल, सब्जियां, सैलेड एंड साबुत अनाज लेना है। और पानी की को प्राथमिकता दें, और उसमें जो है स्वीट ड्रिंक जो रहते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है वो सब नहीं लेना है। और जूस, ऐसे जूस जूस जिनमें कैलोरी बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि अक्सर जो है जूस में ऊपर से और शुगर मिला देते हैं, तो इन चीजों से बचना है। फिर शराब अगर पीते हैं तो उसको सीमित करें या बंद करें। अब देखिए यहाँ पर जो मैं अभी आपसे पूछा था ना उसका आंसर लिखा है। तो कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले भोजन, जिसमें मछली का तेल है, जैतून का तेल है, और मोनो अनसेचुरेटेड फैट, जैसे आपने बताया कि कच्ची घानी का जो तेल है वो लेना चाहिए। तो पॉली अनसेचुरेटेड फैट जो है, जैसे कि इसमें आपके आ जाएंगे घी वगैरह है जो कि सामान्य तापमान पर जम जाते हैं, कोकोनट ऑयल है। ठीक, तो मोनो अनसेचुरेटेड फैट में ऐसी चीजें, ऑयल आ जाते हैं जो जमते नहीं हैं, और तो इजी टू डाइजेस्ट है। फिर पर्याप्त विटामिन डी के लिए धूप और बाहर व्यायाम करें। फिर मील रिप्लेसमेंट का रुक रुक कर उपयोग करें, कभी कुछ इस तरीके से। और बहुत कम कैलोरी वाले जो 1200 किलो कैलोरी पर डे या 800 किलो कैलोरी
पर डे वाले जो फूड हैं जो लंबे समय तक नहीं चल सकती, वो लेंगे। तो ये तो हो गया कि न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करना है। दूसरा करना पड़ेगा फिजिकल एक्टिविटी। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो कैलोरी जो है कभी उसका यूज ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर दिया गया है कि व्यायाम से जो है ऊर्जा खर्च होती है, हम सभी जानते हैं, और बेसल मेटाबॉलिक रेट सुधरता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? हमारे ऑर्गन को, हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए। तो अगर आप अपने हर एक ऑर्गन की कसरत करते हैं तो आपका बीएमआर और अच्छा हो जाता है। एक होता है बीएमआई, दूसरा होता है बीएमआर। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआर बॉडी का जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाता है। सो इससे क्या होता है? भूख को नियंत्रित करता है और शरीर में कैलोरी का संतुलन रखता है। सो इससे क्या लाभ होगा? तो एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल में कमी होगी, और मानसिक स्वास्थ्य और फिटनेस में सुधार आता है। जैसे कोई डिप्रेशन वाला पेशेंट है, तो अगर उसको आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते तो धीरे धीरे डिप्रेशन भी कम होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरह से करना। फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है जिससे भी बीएमआई बढ़ता है। फिर एरोबिक्स है, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग होती है, तो ये सब की जा सकती है। तो पहला ध्यान देना है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी, तीसरा है बिहेवियर थेरेपी। तो जैसे बिंज ईटिंग वगैरह है, नाइट ईटिंग सिंड्रोम, उसको कंट्रोल करना है। तो खान पान की आदतें, सोच और जीवन शैली में बदलाव। परिवार और साथियों का सहयोग आवश्यक है। परिवार का तो सहयोग बहुत आवश्यक है। अगर वही आपको बना के नहीं देंगे, आपका जो होम मिनिस्टर है अगर आपको ठीक से सैलेड वगैरह ये सब खाने में नहीं देगा तो आपका कैसे सुधरेगा? अगर आपको पराठे खूब बटर के साथ दिए जाएंगे तो वजन बढ़ना ही है। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर। तो होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी ज्यादा है। चलिए, फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें आखिर में जो है वेरियाट्रिक सर्जरी कराई जाती है। जब कुछ भी काम नहीं आता, मोटापा जो है 150 किलो 200 किलो तक पहुंच जाता है, तो बेरियाट्रिक सर्जरी में क्या होता है? आपका जो स्टमक रहता है उसको कट करके एक छोटा सा पाउच के जैसा बना, इतनी ही जगह रहती है उसमें, सिर्फ 100 ग्राम आपका फूड बन सकता है। तो उससे जो है मोटापा बहुत तेजी से कम होता है, क्योंकि आप कैलोरी आप चाह कर भी नहीं खा सकते। वो सिर्फ आपके 8-10 पौर में ही जो है ग्रास में भर जाएगा। तो ये बेरियाट्रिक सर्जरी होती है। तो ये अंतिम ऑप्शन के तौर पर है। अगर आप 5 से 10% वजन घटाने से जो है हार्ट डिजीज और टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम काफी कम हो जाता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में भी जो है वजन घटाने में काफी सुधार होता है। आजकल इसके लिए एक मशीन भी आती है, लोग रात को मशीन लगा के सोते हैं। तो उससे अच्छा है अपना वजन घटाएं, तो मशीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये इन चीजों पर ध्यान दिए बगैर वजन कम नहीं होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, बिहेवियर थेरेपी, और इसके साथ साथ आपको जो है काउंसलिंग भी करनी है, प्रॉपर डाइट देना है, ये सब चीजें। फिर उसके साथ ट्रीटमेंट चलेगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो डाइजेशन सिस्टम का ट्रीटमेंट देना है। मेटाबॉलिज्म अगर स्लो है तो मेटाबॉलिज्म को हाई करना है। तो न्यूरोथेरेपी में क्या है, जो से आपके जो कॉज होते हैं उन कॉज पे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। डायरेक्ट ऐसा कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि ये बटन की तरह दबाया और आपका वजन कम हो गया, क्योंकि इसमें आपकी लाइफ स्टाइल भी सुधारनी है, साथ में ट्रीटमेंट चलना है। तो ये था ओबेसिटी के बारे में। अब ओबेसिटी से रिलेटेड ही है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अच्छा, आपको मैं वो दिखाता हूँ मर्क मैनुअल का, कहाँ से हमने ये लिया है।
कुछ ट्रीटमेंट जो है मैंने लिस्ट निकाल के रखी है, वो मैं आपको सभी को जो भी इसमें एजुकेशन ग्रुप में है वहां भी शेयर कर दूंगा। पहले ही हमने इस बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो ट्रीटमेंट तो वही है न्यूरोथेरेपी में जो अभी मौजूद है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, इस मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। उसको फिर बड़ा इजी वे में आपके सामने रखना पड़ता है। तो सभी को स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। हाँ, तो ये देखिए हमने यहाँ से लिया था ये ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो हमने इसमें ओबेसिटी के बारे में देखा कि इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जैसे कि आप इंग्लिश में भी थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, डायबिटीज मेलिटस, फिर मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर, कोलिथियासिस यानी कि स्टोन, फैटी लीवर एंड लीवर सिरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड लास्ट में प्री मैच्योर डेथ होती है। डायग्नोसिस का बेस होता है आपका बीएमआई कैलकुलेट करना पड़ता है, जो हाइट एंड वेट से पता चलता है। फिर वेस्ट सरकमफ्रेंस, एक नॉर्मल वेस्ट क्या होती है वो चेक किया जाता है। बीपी देखेंगे, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज चेक करेंगे, लिपिड प्रोफाइल चेक की जाएगी। तो इस तरीके से ये डायग्नोस होगा। फिर हमने इसके इटियोलॉजी देखा था कि इसको कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि ओबेसिटी को लीड करते हैं आगे जाके। तो उसमें हमने जेनेटिक फैक्टर देखे थे जो कि 66% कॉज है। अगर आपने देखा होगा फैमिली हिस्ट्री रहती है तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे पिताजी दादाजी अगर घर में सारे ही मोटे हैं तो बच्चे जनरली मोटे होते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जेनेटिक फैक्टर किस तरीके से काम करता है। तो कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसमें सिग्नलिंग डिस्टरबेंस की वजह से हाइपोथैलेमस एंड जीआई ट्रैक्ट को रेगुलेट करने के लिए वो गड़बड़ी कर देते हैं। तो हाइपोथैलेमस एंड जीआई ट्रैक्ट टू रेगुलेट फूड इनटेक। तो अगर इनमें डिस्टर्ब आएगी तो फूड इनटेक में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। फिर इसी की वजह से आगे जाके ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमने देखा था कि जरूरत से बहुत ज्यादा अधिक खा लेना या ज्यादा कैलोरी लेना, हाई फैट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, डाइट हाई रखना, कार्बोहाइड्रेट, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूसेस, अल्कोहल, ये सब चीजें क्या करती हैं, वेट गेन को प्रमोट करती हैं। फिर रेगुलेटरी फैक्टर में हमने देखा था कि प्री नेटल मैटरनल ओबेसिटी, महिलाओं में जो है ये डिलीवरी के बाद अक्सर वजन बढ़ जाता है। फिर इंट्रायूटेराइन रेस्ट्रिक्शन, और ये जो नसबंदी के ऑपरेशन के बाद भी कुछ महिलाओं में ये चीज देखने को मिलती है। तो करीब करीब 20 पाउंड तक वजन बढ़ जाता है महिलाओं का डिलीवरी के बाद। तो उसका कारण क्या होता है कि एक तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आजकल पोस्ट नेटल केयर भी होने लगी है। पहले इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी, तो आजकल योगा है, एक्सरसाइज है, लोग महिलाएं जो है उसको ज्वाइन करके जो है प्रेगनेंसी के बाद बढ़ने वाले वेट को कंट्रोल कर सकती है। तो वो हार्मोन की वजह से। फिर एकदम से आप, क्योंकि बच्चा फीडिंग कर रहा होता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो जरूरत से ज्यादा भी खा लेते हैं। तो ओवर ईटिंग होने से ज्यादा हाई कैलोरी, और हम आप देखते हैं गांव में घरों में हाई कैलोरी फूड देते हैं, अच्छा उसमें ड्राई फ्रूट है, सारी चीज, ताकि एनर्जी अच्छी है ना? तो वो भी जो है वेट गेन कराने में काफी रोल प्ले करता है। तो ये सब हम देख चुके हैं। फिर अगर ब्रेन डैमेज कॉज्ड, रेगुलेटरी फैक्टर में है, कुछ दवाइयां भी हैं जैसे स्टेरॉइड वगैरह देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, लिथियम, एंटी डिप्रेसेंट, तो उनकी वजह से भी जो है वजन बढ़ जाता है। फिर हमने आगे इसी में देखा ब्रेन डैमेज, अगर ब्रेन में ट्यूमर वगैरह हो जाए, तो स्पेशली क्रेनियोफेरेंजियोमा हो, इन्फेक्शन हो हाइपोथैलेमस को जो अफेक्ट कर रहा हो। तो हाइपोथैलेमस जो कि भूख और प्यास का नियंत्रण करता है, अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो उसकी वजह से क्या भूख प्यास या तो बढ़ जाएगी या खत्म ही हो जाएगी, ऐसा रहेगा।
फिर हाइपर इंसुलिनिज्म ड्यू टू पेनक्रियाटिक ट्यूमर, इसके बारे में बता चुका हूँ कि अगर पेनक्रियाज में ट्यूमर हो तो इंसुलिन बढ़ जाता है। फिर हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, तो इसको कशिंग सिंड्रोम बोला जाता है। हमारी न्यूरोथेरेपी में एक न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, उन्होंने कशिंग सिंड्रोम को ठीक किया है, शायद उन्होंने उसका प्रोजेक्ट भी बनाया था। फिर हाइपोथायराइडिज्म, जो कि आजकल तो ये बीमारी महिलाओं में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर पाथवे रेगुलेटिंग फूड इनटेक, हमने देखा था कि अगर पाथवे रेगुलेटिंग के दौरान अगर कुछ डिस्टर्ब होता है तो इसके अंदर क्या आता है, आपका जीआई हार्मोन, जिसमें हमने GLP-1 देखा, CCK देखा, ग्रेलिन देखा और लेप्टिन। ठीक, तो लेप्टिन क्या होता है, लेप्टिन सीक्रेटेड फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज इन्फॉर्म द ब्रेन एज टू हाउ मच फैट इज स्टोर, यानी आपके बॉडी में कितना फैट स्टोर है। तो हाई लेप्टिन लेवल कोरिलेट विद इंक्रीज बॉडी फैट, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में लेप्टिन है, उसका ब्लड टेस्ट वगैरह करके पता चलेगा, तो वो बताएगा कि बॉडी में फैट बढ़ा हुआ है ना, और उसी हिसाब से वह ब्रेन एक्ट करता है। लेकिन ब्रेन जब उसको अनसुना कर देता है तो दैट इज कॉल्ड लेप्टिन रेजिस्टेंस। इसी तरह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो पैनक्रियास बार बार बोल रहा है कि भाई जो है इसको निकलना है, शुगर ब्लड में पड़ी हुई है, और ये सामने वाला आदमी रुक ही नहीं रहा है, ये खूब खाता जा रहा है, तो वो फिर आगे जाके लीड करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। कोई एक्सरसाइज नहीं और कैलोरी 2000 3000 5000 कैलोरी तक इंटेक लोग कर लेते हैं। ठीक, सो हाइपोथैलेमस क्या करता है, कई तरह के सिग्नल्स को रेगुलेट करता है, अलग अलग सिग्नल के हिसाब से वो जो है आपके फूड इंटेक को मैनेजमेंट करता है। फिर ईटिंग डिसऑर्डर में हमने देखा बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें जल्दी जल्दी खाना, बहुत ज्यादा खा लेना, लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाना, खाते खाते इतना ज्यादा खा लेना, बिल्कुल गले तक भर के खा लेते हैं, ये सब बिहेवियर रहता है, कंपनसेटरी बिहेवियर। फिर नाइट ईटिंग सिंड्रोम के बारे में हमने देखा, तो इसमें रात को जो है, सुबह भूख कम लगेगी, रात को इवनिंग में हाइपरफेजिया होगा एंड इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, तो रात को लोग किचन में ढूंढते रहते हैं, कुछ पेस्ट्री मिल जाए, केक मिल जाए, इस तरीके से उसको खाते हैं। फिर हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशंस पे आए, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी इंक्लूड द फॉलोइंग: मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज मेलिटस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। इसको फैटी लीवर का एक और नाम है स्टेटोहेपेटाइटिस भी बोला जाता है इसको, फैटी लीवर। ठीक, नॉन तो ये अल्कोहलिक होता है और नॉन अल्कोहलिक होता है। तो कुछ लोग जो शराब पीते हैं उनमें जो होगा फैटी लीवर, दैट इज कॉल्ड अल्कोहलिक फैटी लीवर। लेकिन जो लोग शराब नहीं पीते हैं और उनमें भी फैटी लीवर है, तो उसको बोला जाएगा नॉन नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। फिर गॉलब्लैडर डिजीज, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स। अच्छा, ये गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स क्या होता है, कौन बताएगा? अनम्यूट कीजिए। तो जीआरडी। हाँ, वेरी गुड। तो इसमें क्या होता है कि आपका खाना ऊपर आता है, एसिड बाहर आता है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स। फिर है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिससे कि आपका गले में जो है एक तरह का दबाव पड़ता है, फैट, यहाँ गला एकदम मोटा हो जाता है, जिनका फैट काफी जमा हो जाता है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, कॉलन कैंसर हो सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, और सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें हैं। फिर डायग्नोसिस के तौर पे आपका VMI बेस्ड सरकमफ्रेंस, और आपका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। आजकल कुछ टेस्ट ऐसे आ गए जो आपका बारे में बता देंगे कि कितनी मात्रा में आपको फैट है और कितना होना चाहिए, आपका आइडियल वेट क्या रहना चाहिए, ये सब चीजें रहती हैं। अब जैसे इसमें अलग अलग बेस्ड सरकमफेरेंस देखा गया है, ये आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एशिया, यानी एशियन मैन जो है, हम लोग एशिया के उसमें आते हैं, तो इंडियन मैन के लिए 78 सेंटीमीटर ये है, तो ये मोटापा की तरफ जाएगा।
तो ओबेसिटी में क्या क्या रहेगा आपका वेस्ट सरकमफेरेंस, तो वो चीज देखने को मिलेगा। फिर बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, ओके, अदर टेस्टिंग्स वगैरह हैं। ट्रीटमेंट के बारे में हमने देख लिया था। फिर ये ट्रीटमेंट में हमने न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट देखा, फिजिकल एक्टिविटी, बिहेवियरल थेरेपी एंड ड्रग्स वगैरह, कुछ दवाइयां भी आती है, लास्ट में बैरियाट्रिक सर्जरी। न्यूट्रिशन में हमने एक एक चीज को हमने देखा कि किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है। फिजिकल एक्टिविटी में इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंप्रूव लिपिड प्रोफाइल, ये सब चीजें बेहतर हो जाती है, तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी जरूर है। तो उसमें आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह है, और एरोबिक्स है, जुम्बा है, ये सब चीजें कर सकते हैं। बिहेवियरल थेरेपी में अवॉइडिंग हाई कैलोरी स्नैक्स, चूजिंग हेल्दी हेल्थफुल फूड्स व्हेन डाइनिंग आउट एंड ईटिंग स्लोली, और धीरे धीरे खाना चाहिए, इस तरीके से। फिर कुछ दवाइयां हैं उसके लिए। सो ये सब ये जरूरत नहीं है, बैरियाट्रिक सर्जरी का एक्सप्लेन किया है क्या होता है ये। तो अगर आप ये पढ़ेंगे अलग से तो बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, इसलिए उसको इजी वे में आप सबके सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, ताकि वो बात दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए और आपकी प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर से बेहतर हो। सो अभी हम देखेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम। एक बार इसमें भी देख लीजिए। हाँ, मार्क मैनुअल में आपको दिखाता हूँ। ये है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो इंग्लिश स्लाइड रहने दूं या हिंदी वाला स्लाइड लगाऊं? सर रहने दीजिए ये भी। ये भी रहने दूं? हाँ जी। ठीक है, ये दिख रहा है ना बराबर आप लोगों को? जी जी बिल्कुल। ओके, ठीक है। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कई जो है विकारों का समूह होता है, जो एक साथ मिलकर ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाता है। सिंड्रोम मतलब क्या होता है? जो कई सारी बीमारियों का एक गुच्छा समझ लीजिए, या बहुत सारी बीमारियां मिलकर एक सिंड्रोम बनाती, तब उसका नाम सिंड्रोम पड़ता है। तो डिजीज होगी तो एक होगी, सिंड्रोम होगा जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से मिलकर बना होगा। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, कोई और सिंड्रोम का नाम याद आ रहा है आपको? कुछ और सिंड्रोम के नाम बताइए। एक सबसे फेमस सिंड्रोम है, बताइए कौन सा फेमस सिंड्रोम है आजकल बहुत जानने में आ रहा है? सर पीसीएस होगा। हाँ, ये भी एक सिंड्रोम, बिल्कुल, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। और एक और बताइए। आईबीएस सर। कौन सा? आईबीएस। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो सिंड्रोम मतलब जिसमें बहुत सारी बीमारियां एक साथ आ गई, तब वो सिंड्रोम कहलाता है। तो जब भी कोई बीमारी का सिंड्रोम हो जाता है, बीमारी को ठीक करना आसान होता है, सिंड्रोम को ठीक करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए इनमें जो है कई दिशाओं से आपको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, यानी आपका जो सोचने का है तरीका, आपको बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ता है। तो जब बीमारी सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा अलग अलग सिस्टम को इन्वॉल्व
कर लेती है। ठीक। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आप देख रहे हैं आपके सामने जो पिक्चर है उसके अकॉर्डिंग, इसमें क्या होता है, एक तो हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक और टाइप 2 डायबिटीज का ये खतरा बढ़ाती है। तो यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कई जो खतरे हैं उनसे जुड़े हुए कारकों का ये एक तरह का समूह। सो इसके मेजर कंपोनेंट क्या है, एक तो है अधिक पेट की चर्बी, तो एब्डोमिनल या सेंट्रल ओबेसिटी। तो पेट के चारों ओर चर्बी जमा होना सबसे प्रमुख कारण है। पुरुषों में 102 सेंटीमीटर और महिलाओं में 88 सेंटीमीटर कमर जो है वो जोखिम खतरा बढ़ा देती है ओबेसिटी का, या उनको मैं ये अपना मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाती है ओबेसिटी। फिर हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन कब होता है, जब बीपी 130/85 के या तो बराबर हो या उससे ज्यादा हो, या फिर ब्लड प्रेशर की दवा लेने लगते हैं। फिर हाई फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो कि 100 के ऊपर हो, 120, 130, 140, 160, 200। ट्राइग्लिसराइड बढ़े हों जो 150 mg/dl से ऊपर हो, और एल HDL जो है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का कम होगा। कॉज एंड रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के, तो एक तो ओबेसिटी ही इसका एक मुख्य कारण है, तो खासकर इसमें पेट के आसपास की चर्बी। फिर कम शारीरिक गतिविधि, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जेनेटिक फैक्टर और बढ़ती उम्र, खराब भोजन और तनाव, इनसे भी जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो अब इसमें ओबेसिटी की वजह से आया है, तो इसमें ओबेसिटी को ठीक करना पड़ेगा, तो वजन घटाना पड़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको कम करना है और उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, और हार्ट डिजीज के खतरे को कम करना है। अब जीवन शैली में क्या बदलाव होंगे, वही जो आप सब जानते हैं, पहले ही मैंने बताया है। तो एक तो वजन कम करने के लिए 5 से 10% वजन घटाना से कई तरह के लाभ हो सकते हैं। तो डेली कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चलना या एरोबिक्स व्यायाम। फल, सब्जियां, साबुत अनाज, कम फैट और शुगर यानी लो शुगर और लो फैट ये लेना है, और कम जो है नमक वाला भोजन लेना चाहिए। शराब और मीठे पेय पदार्थों से बचना है। तो पहला हो गया लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। फिर मेडिकेशन जो भी रहती है इसमें, एलोपैथी की अगर मेडिसिन की बात करें तो अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए मैंने बताया था मेटफॉर्मिन वगैरह होता है, जो कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। ब्लड प्रेशर के लिए आपकी ACE इनहिबिटर्स होते हैं। ये ACE इनहिबिटर के बारे में किसी को जानकारी है, कुछ नाम याद आ रहा है? ACE किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म है ये? ये होते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो उनको रोकना, इनहिबिटर करना। ठीक। और अभी कुछ दिन पहले हमने ग्रुप में डाला था स्टेटिन्स के बारे में। तो लिपिड जिनका ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उनको स्टेटिन्स दिए जाते हैं, या फाइब्रेट। तो हमने ये किस रेफरेंस में डाला था, स्टेटिन्स को हमने डाला था कि कभी कभी स्टेटिन्स लेने से मसल पेन आ जाता है, तो उसके लिए उसकी डिटेल्स के लिए डाली थी। तो जो भी दवाइयाँ होती हैं लिपिड के लिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, वो स्टेटिन्स होती है। तो पहला आपको लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन, दूसरा मेडिकेशन, तीसरा जो है तनाव कम करें, नींद पूरी लें, ये सब चीजें तो जरूरी है ही। सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक तरह की चेतावनी संकेत है जो कि आपका शरीर जो है हार्ट डिजीज और डायबिटीज की दिशा में जा सकता है। तो इसमें बिहेवियर थेरेपी है,
आगे अगर आप देखें तो डायग्नोसिस के बारे में देखा है, यहाँ पे ट्रीटमेंट में वही है जो मैंने आपको बताया, हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज, समटाइम्स मेटफॉर्मिन मैनेजमेंट, कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर को कम करना है। ठीक, तो यहाँ तक ये अपना, फिर आगे जो डिजीज आएंगी वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज आएंगी, ये यहीं पे है इसका। तो बिहेवियर थेरेपी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी फिर हम जो है इसको आगे इसमें और क्या हो सकता है, काफी सारी चीजें हैं वैसे तो, वो हम देखेंगे इसमें। तो बिहेवियरल थेरेपी के तौर पे क्या किया जाएगा, तो एक तो जो है ऐसे लोगों को कठोर डाइटिंग से बचना चाहिए, जो बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट होते हैं ना, उससे भी, उसको भी नहीं अपनाना कि एकदम खाना छोड़ देना, इसकी जगह संतुलित और पौष्टिक आहार को अपनाना है। तो छोटे छोटे से प्रैक्टिकल बदलाव करने हैं। एक मैं अभी पेशेंटों को अक्सर बोलता हूँ कि आप रात को खाने के बाद जरूर वॉकिंग करें। सुबह की वॉकिंग को छोड़ दीजिए, या वो का आप करते रहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन रात को भी खाने के बाद एक 15-20 मिनट के बाद वॉकिंग जरूर करनी चाहिए। इससे क्या है, जो मॉर्निंग की ब्लड्स वगैरह वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। तो छोटे छोटे और क्या बदलाव हो सकते हैं, तो उसमें से एक बदलाव ये भी है। फिर हाई कैलोरी एंड स्नैक्स से परहेज करना है, बाहर खाते समय हेल्दी विकल्प चुनना है। जो भी, अब रेस्टोरेंट में कई तरह के विकल्प होते हैं, आप सैलेड भी मंगा सकते हैं, कुछ हेल्दी चीला वगैरह भी अगर कहीं मिलता है तो वो खा सकते हैं। तो हेल्दी विकल्प चुन सकते हैं। धीरे धीरे खाएं, जिससे अगर धीरे धीरे खाएंगे तो पेट जो है जल्दी भरने का संकेत मिलता है। फिर जो आपके फिजिकल एक्टिविटी को कम करते हैं, ऐसे शौक को थोड़ा सा कम करना है, जैसे टीवी देखने वगैरह वगैरह, उसकी जगह पैदल चलना, डांस करना, खेलना, जुम्बा वगैरह, इन चीजों को अपनाइए। तो ये चीजें जो है उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। और दोस्त परिवार ये सब लोग मिलके जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करें, योग करना है, ध्यान करना है, ये चीज, और सेल्फ मॉनिटरिंग भी करें, भोजन और वजन का रिकॉर्ड रखना। तो उसके लिए आप फूड डायरी बना सकते हैं। ये सब चीजें हैं। कुछ दवाइयां हैं जैसे सिबुट्रामाइन और ऑर्लिस्टेट, ये भूख को कम करती हैं, जिससे भूख कम होगी तो खाना कम खाएंगे। पर इससे बाद में दिक्कत क्या आती है कि आपकी भूख कम हो गई तो आप खाना कम खाओगे, तो फिर आपको माल न्यूट्रिशन हो जाता है, बॉडी में जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, माल एब्जॉर्प्शन, फिर आईबीएस वाले लोगों को कठिनाई हो सकती है। सो बच्चों में बाल्यावस्था में मोटापा बहुत गंभीर माना जाता है, क्योंकि यह जीवन भर बना रह सकता है। तो मुख्य कारण क्या होता है कि एक तो माता पिता का मोटापा या मधुमेह, दूसरा जन्म के समय कम वजन होना, या माँ का गर्भावस्था में धूम्रपान करना, और कभी कभी जब प्यूबर्टी आती है लड़कियों में तो फैट बहुत ज्यादा बढ़ता है, और बच्चों में जो है मांसपेशियां बढ़ती हैं लड़कों में। तो प्यूबर्टी के समय भी वेट गेन हो जाता है, तो उस समय जो है एक्सरसाइज वगैरह फिजिकल एक्टिविटी करे तो बॉडी एक शेप में रहती है। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकती हैं, जिससे कि सेल्फ स्टीम में कमी आ सकती है, सोशल डिफिकल्टीज है, डिप्रेशन वगैरह हो सकती है। और मस्कुलोस्केलेटल कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जिससे कि हड्डियों और जोड़ों का अधिक दबाव आने से उनके नौकनी जैसा होने लगते हैं, घुटने टकराने लगते हैं, या फिर घुटने फैल जाते हैं, बो लेग भी हो सकता है। और कई बच्चों में हिप जॉइंट की हड्डी भी फिसल जाती है, इसको कैपिटल फीमरल एपिफिसिस कहा जाता है। और जब यही बच्चे आगे जब बड़े होते हैं तो इन लोगों को हार्ट डिजीज, ब्रीदिंग इश्यूज, डायबिटीज एंड लीवर डिजीज का खतरा ऐसे बच्चों को ज्यादा होता है। बच्चों में लक्ष्य वजन घटाना नहीं, बल्कि आगे वजन बढ़ने से रोकना होना चाहिए। ठीक, आहार सुधारना है और शारीरिक गतिविधि को बढ़ाना है। सामान्य खेलकूद गतिविधियां जैसे सख्त व्यायाम कार्यक्रम से अधिक प्रभावी होते हैं।
मेन चीज तो ये जो मोबाइल है, टीवी है, स्क्रीन टाइम कम करके फिजिकल गेम खेलना। पहले जो है बच्चे जो है फिजिकल गेम ज्यादा खेलते थे, क्रिकेट है, बैडमिंटन, जिसमें आपको पसीना निकलता था। आजकल वो चीज बंद हो गई, इसलिए बच्चों में मोटापा ज्यादा बढ़ने लगा। कोशिश करें कि दवाइयां और सर्जरी से बचना चाहिए, लेकिन अगर बहुत कोई उपाय ही नहीं है तब उसमें जाना है। तो अभी यहाँ तक हमारा ये हो गया है, ओबेसिटी से रिलेटेड हमने देख लिया है चीजें। अब हम आगे जो डिजीज आएंगी वो आएंगी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीज, अपर जीआई डिसऑर्डर्स हम देखेंगे बाद में। तो इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए, फिर हम जो है ये क्लास का चैप्टर यहीं पर क्लोज करेंगे।